हेलो फ्रेंड्स, आज हम द रेड ट्रैप का फुल समरी करेंगे। द रेड ट्रैप स्टोरी सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखी गई है। सेल्मा लेगरलॉफ का जन्म 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1940 में हुई। वे एक स्वीडिश लेखिका थी तथा उनकी कहानियों का अनुवाद कई सारी भाषाओं में किया जा चुका है। उन सभी कहानियों में एक ही सार्वभौमिक संदेश है कि मनुष्य में मौलिक अच्छाई को समझ और प्यार के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। यह कहानी लौह अयस्क से समृद्ध स्वीडन की खानों के बीच स्थापित है। कहानी कुछ परियों की कहानी की तरह कही गई है। एक समय एक व्यक्ति ताड़ की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटे चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता रहता था। वह इन्हें स्वयं बनाता था, किंतु उसका धंधा लाभदायक नहीं था। अतः स्वयं को जीवित रखने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी तथा थोड़ी सी चोरी भी करनी पड़ती थी। उसके वस्त्र फटे चीथड़े थे, उसके गाल धसे हुए थे, उसके आँखों से भूख दिख सकती थी। उसका जीवन उदासी तथा एक रास्ता भरा था। उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन उसे एक विचार सूझा कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यह लोगों को धन एवं प्रसन्नता, भोजन तथा घर, गर्मी तथा वस्त्र भेंट करके उसी प्रकार चुग्गा यानी चारा डालता है जैसे चूहेदानी में पनीर तथा सूअर का मांस हो। जो ही कोई व्यक्ति प्रलोभित होकर इस ललचाने वाले चारे को छुएगा, वह चूहेदानी में बंद हो जाएगा और तब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बात समाप्त हो जाएगी। संसार फेरी लगाने वाले के प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा। उसे इसके बारे में बुरा सोचने से आनंद मिलता था। यह उसका संजोया हुआ मनोरंजन होता था कि वह उन लोगों के बारे में सोचे जो खतरनाक जाल में फंस गए थे। कुछ दूसरे थे जो अभी तक चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एक अंधेरी शाम को वह भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने सड़क के समीप एक छोटा सा भूरा कुटीर देखा। उसने रात के लिए शरण मांगने के लिए द्वार खटखटाया। इसका स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी पत्नी अथवा कोई बच्चा नहीं था। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिससे कि वह बातें कर सके, वह प्रसन्न था। उसने रात के अल्पाहार के लिए उसे हलवा तथा धूम्रपान की पाइप के लिए तंबाकू दिया। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अतिथि के साथ मोजलिस नामक खेल खेला। अपने समृद्धि के दिनों में स्वागतकर्ता रैमसो आयरन वर्क्स में खेती का स्वामी था। उसने भूमि पर काम किया था। अब वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसकी गाय उसे सहारा देती थी। यह असाधारण गाय मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध दे सकती थी। उसने अजनबी को बताया कि पिछले महीने उसे भुगतान में पूरे 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। क्रोनर स्वीडन की करेंसी को यहाँ कहा जा रहा है। खेतीहर ने अपने अतिथि को 3 मुड़े तुड़े 10-10 क्रोनर के नोट दिखाए, जो उसने चमड़े के उस बटुए से निकाले जो एक कील से खिड़की की चौखट में लटका हुआ था। अगले दिन दोनों व्यक्ति जल्दी उठे। भूस्वामी को अपनी गाय को दूहने की शीघ्रता थी तथा दूसरा व्यक्ति भी तब बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहता था जबकि उसका स्वागतकर्ता जाग चुका हो। वे एक साथ कुटीर छोड़कर गए। भूस्वामी ने द्वार को ताला लगाया तथा चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदाने वाली व्यक्ति ने अपने मेजबान यानी स्वागतकर्ता को अलविदा तथा धन्यवाद कहा और चला गया। आधे घंटे के उपरांत चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति लौट आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, अपना हाथ भीतर डालकर बटुए को लपक लिया। उसमें से उसने धन निकाला और अपनी जेब में ठूंस लिया।
फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटुए को उसके स्थान पर लटका दिया तथा वहाँ से दूर चला गया। उसे अपनी चुस्ती पर प्रसन्नता महसूस हुई। फिर उसने महसूस किया कि उसे सार्वजनिक पथ पर और आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए, अतः उसने जंगल का मार्ग पकड़ लिया। वह एक विशाल तथा भ्रमित करने वाले वन में चला गया। उसने महसूस किया कि वह वन के एक ही भाग में चक्कर काटे जा रहा था। उसने सोचा कि उसने स्वयं को शिकार फंसाने वाले चारे द्वारा मूर्ख बनने दिया तथा पकड़ा गया। सारा वन उसे एक अभेद्य कारागार प्रतीत होने लगा, जिससे वह कभी बचकर निकल नहीं पाएगा। दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे। अंधेरे ने खतरे तथा उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया। वह भूमि पर धंस गया क्योंकि वह बिल्कुल थक गया था। तभी उसे हथौड़े की चोटों की ध्वनि सुनाई दी। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। वह लोहा पिघलाकर गढ़ने वाली एक भट्ठी के पास पहुंचा, जहां लोहार मिस्त्री तथा उसका सहायक भट्ठी के निकट बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहा गर्म होकर तैयार हो, ताकि वे इसे घन यानी निहाई पर रख सकें। वहाँ कई ध्वनियाँ थीं। बड़ी धौकनियाँ कराहती थीं। जलता हुआ कोयला चटक कर टूटता था। आग में ईंधन झोंकने वाला लड़का काफ़ी खनक के साथ फावड़े से लकड़ी का कोयला फेंकता था। जलप्रपात दहाड़ता था। तीव्र उत्तरी पवन ईंटों की टाइलों से बनी छत पर तेजी से वर्षा कर रही थी। इन सारे शोर के कारण लोहार ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने फाटक खोला था तथा लोहार खाने की भट्टी में प्रवेश कर गया था, जब तक कि वह व्यक्ति भट्टी के पास ही न पहुंच गया। लोहारों ने मात्र लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिना बुलाए आने वाले की ओर निहारा, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे चीथड़े थे तथा उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा झूल रहा था। फेरी वाले ने ठहरने की आज्ञा मांगी। बिना कोई शब्द कहे लोहार मिस्त्री ने सिर हिलाकर गर्वीली सहमति प्रकट की। तभी लोहे का स्वामी, जो रैमसो आयरन मिल का मालिक था, कारखाने के लोहार खाने में निरीक्षण हेतु अपने रात्रि दौरे पर आ पहुंचा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने देखा कि गंदे फटे वस्त्रों में एक व्यक्ति भट्टी के इतना समीप चला गया था कि उसके गीले चीथड़ों से भाप उठ रही थी। वह चलता हुआ उसके समीप पहुंचा तथा उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने उसका टोप, जिसका चौड़ा मुड़ने वाला किनारा था, खींचा ताकि उसके चेहरे को अधिक अच्छे ढंग से देख सके। उसने उसे निल्स ओल्फ पुकारा तथा आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कैसा दिखता था। चूहेदानी वाली व्यक्ति ने रैमसो के लोहे के कारखाने के स्वामी को पहले कभी नहीं देखा था तथा नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। उसने सोचा कि शायद लोहे का स्वामी अपने पुराने परिचित को 2-1 क्रोनर फेंक दे, अतः उसने उसे यह नहीं बताया कि वह गलती पर था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने कहा कि उसे रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। फिर उसने अजनबी से अपने साथ घर आने को कहा। आवारा घुमक्कर सहमत नहीं हुआ। उसने 30 क्रोनर के विषय में सोचा। लोहे के कारखाने के स्वामी के घर जाने का अर्थ होगा स्वयं को शेर की मांद में फेंक देना। लोहे के कारखाने के स्वामी ने यह मान लिया कि वह दयनीय वस्त्रों के कारण परेशानी महसूस कर रहा था। उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ का देहांत हो चुका था। उसके पुत्र विदेश में थे तथा केवल उसकी सबसे बड़ी पुत्री उसके साथ थी। उसने अजनबी को अपने साथ क्रिसमस व्यतीत करने का निमंत्रण दे दिया। अजनबी ने 3 बार नहीं कहा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने लोहार स्टर्न स्ट्रोम को कहा कि कैप्टन वॉन अस्टाले
उस रात उसके साथ रुकना अधिक पसंद करता था। वह स्वयं अपने आप में हंसा तथा चला गया। आधे घंटे के उपरांत लोहार खाने के बाहर घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। लोहे के कारखाने के स्वामी की बेटी वहां आई, जिसके पीछे एक सेवक था जो बड़ा नर्म रेशों वाला ऊनी कोट उठाए हुए था। उसने अपना परिचय एडला विल्मैंसन के रूप में दिया। उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। उसने सोचा कि या तो उसने कुछ चुराया है अथवा वह जेल से बच निकला है, किंतु उसने उसे यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति होगी जैसे कि वह आया था। उसने उसे कैप्टन कहकर संबोधित किया तथा प्रार्थना की कि वह उनके साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रुके। उसने यह इतने मैत्रीपूर्ण लहजे से कहा कि चूहेदानी विक्रेता उसके साथ जाने को सहमत हो गया। रोएदार ऊनी कोट उसके चिथड़ों के ऊपर डाला गया तथा वह युवा महिला के पीछे घोड़ा गाड़ी तक गया। रास्ते में फेरी वाले विक्रेता ने सोचा कि उसने उस व्यक्ति का धन क्यों लिया। वह पिंजरे यानी चूहेदानी में बैठ गया था तथा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। लोहे के कारखाने का स्वामी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया। उसने रेजिमेंट के अपने उस पुराने साथी के विषय में सोचा जिससे वह अचानक बिना किसी आशा के ही मिला था। उसने संतुष्ट महसूस किया तथा उसे भली प्रकार से भोजन कराने तथा कुछ सम्मानजनक काम देने की सोची। उसकी बेटी ने कहा कि पिछली रात उसने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं देखी जो यह दर्शाए कि वह एक शिक्षित व्यक्ति था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने उससे धैर्य रखने को कहा तथा समझाया कि उसे स्वच्छ होने तथा वस्त्र पहनने दे, तब वह कुछ पृथक देखेगी। घुमक्कड़ के आचरण के ढंग घुमक्कड़ के वस्त्र त्यागते ही बदल जाएंगे। तभी अजनबी ने अच्छे दिखने वाला सूट, सफ़ेद कमीज, बांड लगा हुआ कॉलर वाला तथा सफ़ेद जूते पहनकर प्रवेश किया। यद्यपि वह भली भांति साफ सुथरा था तथा अच्छे वस्त्र पहने हुए था, फिर भी लोहे के कारखाने का स्वामी प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ। उसने इस तथ्य को समझा कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी। अब दिन के पूरे प्रकाश में उसे एक परिचित के रूप में समझना असंभव था। अजनबी ने दूसरे का स्थान लेकर छल करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट किया कि वह इसमें उसका कोई दोष नहीं था। उसने एक निर्धन व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और बहाना नहीं किया था। उसने तो लोहे के स्वामी को उसे लुहार खाने में रुकने की आज्ञा देने को कहा था। वह अपने चिथड़े पहनकर जाने को तैयार था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने सोचा कि उस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं थी तथा वह शेरिफ को बुलाना चाहता था। शेरिफ यानी शासनाधिकारी। आवारा भटकने वाले भिखारी ने तब लोहे के स्वामी को बताया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो सारी अच्छी वस्तुएं उसे पेश की गई थी वे पनीर की ऊपरी परत तथा सूअर के मांस के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं थी, जो किसी असहाय निर्धन व्यक्ति को कष्ट में डालने के लिए लगाई गई थी। संभव था शेरिफ इसके लिए उसे जेल में बंद कर दे। उसने लोहे के कारखाने के स्वामी को चेतावनी दी कि एक ऐसा दिन भी आना संभव था जब वह मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहे तथा तब वह पिंजरे में पकड़ा जाएगा। लोहे के कारखाने का स्वामी हंसने लगा। उसने शेरिफ को सूचना भेजने का विचार त्याग दिया, किंतु उसने उस आवारा भिखारी को जाने को कहा तथा द्वार खोल दिया। तभी उसकी पुत्री ने प्रवेश किया तथा अपने पिता से पूछा कि वह क्या कर रहा था। उस प्रातः वह अत्यंत प्रसन्न थी।
वह उस अभागे के लिए घर जैसी चीज़ें बनाना चाहती थी, अतः वह उस वृथा घूमने वाले आवारा के पक्ष में बोली। वह चाहती थी कि वह उनके साथ एक दिन शांति का बिताए। पूरे वर्ष में केवल एक दिन। वह जानती थी कि गलती हो गई थी, किंतु उन्हें उस व्यक्ति को खदेड़कर नहीं भगाना चाहिए जिसे उन्होंने वहां आने को कहा था तथा क्रिसमस की खुशियां बांटने का वायदा किया था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने आशा की कि उसे इस पर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। युवा लड़की अजनबी को मेज तक ले गई तथा उसे बैठने और खाने को कहा। उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला, किंतु भोजन करने लगा। वह लड़की की ओर देखता तथा आश्चर्य करता रहा कि उसने उसके पक्ष में हस्तक्षेप क्यों किया था। रैम्सजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या सदा की भांति बीत गई। अजनबी ने कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उन्होंने उसे केवल इसलिए जगाया कि वह भोजन कर सके। शाम को क्रिसमस के वृक्ष में प्रकाश किया गया। 2 घंटे पश्चात उसे फिर जगाया गया ताकि वह क्रिसमस की मछली तथा हलवा ले सके। मेज से उठने के पश्चात वह चारों ओर गया तथा उसने वहां विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद तथा शुभ रात्रि कहा। लड़की ने उसे बताया कि जो सूट वह पहने हुए था वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार था तथा उसे यह लौटाना नहीं था। यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व की संध्या शांति से बिताना चाहे तो उसका पुनः स्वागत किया जाएगा। चूहेदानियाँ बेचने वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल अनंत आश्चर्य से उस युवा लड़की को देखता रहा। अगले दिन लोहे के कारखाने का स्वामी तथा उसकी पुत्री जल्दी उठे ताकि वे गिरजाघर की प्रार्थना में जा सकें। वे वहां से 10 बजे के लगभग घोड़ा गाड़ी में चले। लड़की बैठी हुई थी तथा उसने अपने सामान्य दिनों की अपेक्षा अपना सिर अधिक निराशा से कुछ ज़्यादा झुका रखा था। गिरजाघर में उसे पता लगा कि लोहे के कारखाने के एक पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो चूहेदानियाँ बेचता फिरता था। लोहे के स्वामी को भय था कि उसने अलमारी से चांदी के कई चम्मच चुरा लिए होंगे। जब छकड़ा सामने वाली सीढ़ियों के पास रुका तो उसने सेवक से अजनबी के विषय में पूछा। सेवक ने बताया कि अजनबी जा चुका था। वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था, किंतु कुमारी विल्मनसन के लिए एक पैकेट क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ गया था। पैकेट खोलने पर उसने प्रसन्नता भरी एक छोटी सी चीख मारी। उसने एक छोटी सी चूहेदानी पाई तथा इसके भीतर 3 झुर्रीदार यानी मुड़े तुड़े 10 क्रोनर वाले नोट पड़े थे। उसे संबोधित करके लिखा हुआ एक पत्र भी वहाँ था। वह उसे एक चोर के द्वारा लज्जित नहीं होने देना चाहता था, अपितु कैप्टन की भांति व्यवहार करना चाहता था। उसने उस लड़की से प्रार्थना की कि वह यह धनराशि सड़क के पास वाले उस वृद्ध व्यक्ति को लौटा दे जिसने धन का बटुआ इधर उधर घूमने वाले लोगों को ललचाने के लिए मांस के टुकड़े की भांति खिड़की की चौखट में लटका रखा था। चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से उपहार था जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन के पद पर तरक्की न दी गई होती, क्योंकि इस ढंग से उसे स्वयं को स्वच्छ साफ करने की शक्ति मिली। फ्रेंड्स, द रेड ट्रैप एक सार्वभौमिक संदेश देता है। लेखक का मानना है कि मनुष्य में मौलिक अच्छाई को समझ और प्यार के माध्यम से जगाया जा सकता है। आयरन मास्टर की बेटी की दयालुता और मेहमान नवाजी फेरी वाले में मौलिक मानवीय गुणों को जागृत कर देती है। कहानी इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि यह संसार एक बड़ी चूहेदानी है। धन
और दौलत ही हमें लुभाती और फंसाती है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।